साल था 2022। दुनिया में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और इसी बीच भारत ने एनर्जी मार्केट में एक ऐसा दांव खेला कि सब देखते रह गए। ये एक ऐसा कदम था जिसने एक तरफ तो अरबों डॉलर बचाए, लेकिन दूसरी तरफ कई मुश्किल जियोपॉलिटिकल सवाल भी खड़े कर दिए। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। 4.87 अरब डॉलर, सोचिए जरा इस रकम के बारे में। सिर्फ एक साल में भारत ने रूसी तेल खरीद कर इतनी बड़ी बचत की। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये एक ऐसे स्ट्रेटेजिक फैसले की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस को जन्म दे दिया। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत का ये अरबों डॉलर का तेल सौदा आखिर था क्या। फिर दुनिया के बाकी देश उस वक्त क्या कर रहे थे, इस पर नजर डालेंगे। इसके बाद इस सौदे पर जो बड़ी बहस छिड़ी उसे समझेंगे और आखिर में भारत के इस प्रैक्टिकल रास्ते को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। भारत का ये बड़ा तेल सौदा, आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया और इसके पीछे की सोच क्या थी। इस चार्ट को देखिए, यहाँ से तस्वीर एकदम बदल जाती है। 2023 आते आते भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ रूस से आ रहा था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था बॉस, ये तो ग्लोबल एनर्जी मैप पर एक जबरदस्त और बहुत तेज बदलाव था। तो सवाल उठता है कि इस बड़े कदम के पीछे वजह क्या थी। देखिए, भारत की एनर्जी की जरूरतें बहुत तेजी से बढ़ रही थीं और ठीक उसी वक्त डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने का एक बड़ा मौका सामने आया। तो ये फैसला ना सिर्फ देश की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा था, बल्कि इससे देश को अरबों डॉलर की सीधी बचत भी हो रही थी। मतलब जरूरत भी थी और मौका भी सामने था। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में सिर्फ भारत ही एक खिलाड़ी नहीं था। पूरी पिक्चर समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें जैसे यूरोप और अमेरिका उस वक्त क्या कर रही थीं। यूरोप में तो कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही थी। यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल से लगभग तौबा ही कर ली थी। उनकी निर्भरता 29% से गिरकर सीधे 2% पर आ गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट था। और अमेरिका, उनका स्टैंड तो और भी सख्त था। 2021 में जहां हर महीने लगभग 2 करोड़ बैरल तेल रूस से जाता था, वहीं 2023 तक ये नंबर हो गया 0, बिल्कुल 0। इससे साफ पॉलिटिकल मैसेज और क्या हो सकता था। लेकिन जैसा हमने कहा, इस खेल में भारत अकेला नहीं था। चीन ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और वो भी डिस्काउंट वाले रूसी कोयले और तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार बनकर उभरा। तो सिचुएशन ये थी, एक तरफ वेस्ट रूस से दूर जा रहा था और दूसरी तरफ भारत और चीन जैसे देश उससे और तेल खरीद रहे थे। और बस यहीं से शुरू होती है असली बहस। क्या भारत की आलोचना करना ठीक था या फिर ये सब एक डबल स्टैंडर्ड था? तो इस बहस का सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत अपने फायदे के लिए ग्लोबल सैंक्शंस को कमजोर कर रहा था, या फिर ये सिर्फ एक देश का अपने लोगों के हित में लिया गया एक प्रैक्टिकल फैसला था। इस बहस के 2 पहलू थे, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ थे आलोचक, जिनका कहना था कि भाई भारत के ऐसा करने से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर कम हो रहा है, और दूसरी तरफ था जवाबी तर्क, जिसमें कहा गया, एक मिनट, पश्चिमी देशों के खुद रूस के साथ इनडायरेक्ट एनर्जी संबंध है और चीन तो हमसे भी ज्यादा खरीद रहा है, तो निशाना सिर्फ भारत पर क्यों। और जब इस बात की और गहराई में जाया गया तो मामला और भी पेचीदा निकला। पता चला कि पश्चिमी कंपनियां खुद दूसरे देशों के जरिए इस ट्रेड में शामिल थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि आलोचना का फोकस ज्यादातर भारत पर था। चीन, जो इससे भी बड़ी डील्स कर रहा था, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और यहीं से सिलेक्टिव कंडेमनेशन यानी चुनिंदा निंदा का सवाल उठा। तो इस पूरे ग्लोबल डिबेट के बीच भारत ने अपना रास्ता कैसे चुना? चलिए अब आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि भारत की स्ट्रैटेजी असल में थी क्या। ये एक बहुत ही सोचा समझा बैलेंसिंग एक्ट था। भारत की स्ट्रैटेजी को हम 4 आसान कदमों में समझ सकते हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखो। दूसरा, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका पूरा फायदा उठाओ। तीसरा, जियोपॉलिटिकल प्रेशर को स्मार्ट तरीके से हैंडल करो। और सबसे जरूरी चौथा, नेशनल इंटरेस्ट यानी देश का हित हमेशा सबसे पहले। एकदम क्लियर थिंकिंग थी। तो संक्षेप में कहें तो ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी जो इकोनॉमिक फायदों, एनर्जी सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल हकीकतों के बीच एक सही संतुलन बना रही थी।
ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। देखिए, दुनिया साफ साफ दो खेमों में बट गई थी। एक तरफ भारत और चीन थे, जो अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदारी बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका थे, जो पॉलिटिकल वजहों से पीछे हट रहे थे। ग्लोबल एनर्जी का नक्शा हमेशा के लिए बदल चुका था। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि ग्लोबल पॉलिटिक्स के इस शतरंज में देश अक्सर अपने राष्ट्रीय हित को ही सबसे ऊपर रखते हैं। ये एक व्यावहारिक सच्चाई है। और ये पूरा एपिसोड हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस नई मल्टीपोलर दुनिया में एनर्जी ट्रेड के नियम आखिर लिखेगा कौन? शायद आने वाले वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है।